रहे हैं। मैं यहाँ पर कल्याणपुर में मेरी एक सभा है, वहाँ पर उसी रास्ते में मैं हूँ और मेरे साथ जो लोग बैठे हुए हैं मैं एक बार आपका परिचय करा दूं। किशोर कुमार मुन्ना जी हैं जो 2 बार के पूर्व विधायक हैं और पार्टी में जन स्वराज दल के राष्ट्रीय सचिव हैं, संगठन का काम देखते हैं। उनके बगल में रामबली चंद्रवंशी जी हैं जो पूर्व एमएलसी हैं और पार्टी के कोर कमेटी के मेंबर हैं, वरीय साथी हैं। हमारे बगल में बैठे हुए हैं डॉक्टर मंजर नसीम साहब जो आपके जिले के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं और जन स्वराज के बनाने वालों में शुरुआती दिनों से इस जिले से सबसे सक्रिय सदस्यों में रहे हैं। मेरी दाहिने साइड अफाक अहमद साहब हैं जिनको कि आप लोग जानते ही हैं, पार्टी समर्थित पहले एमएलसी उम्मीदवार हैं। बगल में ललन यादव जी हैं, पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं, मुंगेर जिले के हैं और पार्टी में वरीय पदाधिकारी हैं। इनके पिताजी विधायक भी रहे हैं, ये खुद रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। बगल में राघवेंद्र पाठक जी बैठे हुए हैं जो पार्टी की ओर से पूर्वी चंपारण के इंचार्ज हैं, प्रभारी हैं। इसके पीछे जिला के युवा अध्यक्ष साहब हैं, पप्पू मिश्रा जी हैं। नहीं, एक बार आप सरवर साहब हैं जो पार्टी में उपाध्यक्ष हैं। तारिक चंपारनी साहब हैं, यात्रा करी थी, उसके बाद पहली बार मैं यहाँ वापस लौटा हूँ। जब हम लोग पदयात्रा यहाँ कर रहे थे तब लोगों से भी इतना परिचय नहीं था और संगठन का स्वरूप भी नहीं था। अब जो पौधा 2 वर्ष पहले लगाया गया था वो धीरे धीरे बढ़कर थोड़ा बड़ा स्वरूप उसका हो गया है, संगठन बन गया है, पार्टी की अपनी गतिविधियां हैं। तो उसी के तहत मैं यहाँ एक कार्यक्रम में आया हूँ और आने वाले 1.5-2 महीने में मैं पूर्वी चंपारण में 4-5 बार आऊंगा। प्रयास ये है कि हर अनुमंडल में कम से कम 1 बार जरूर आए ताकि पार्टी से जुड़े हुए बहुत सारे साथी जो अब पार्टी में आधिकारिक तौर पर पदाधिकारी हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से मुलाकात हो सके, साथ में यहाँ पर लोगों से भी मुलाकात हो, उनसे बातचीत हो सके। तो मुझे इतना ही कहना है। आप सब आए हैं, आपका जो सवाल है, अगर आप जो सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम ने कहा कि मेरे चलते तुम्हारे बाप मुख्यमंत्री बने और वो कह रहा है कि हम मुख्यमंत्री बने। चलिए, वो तो उनके बीच का मामला है, उस पर हमसे आप क्या टिप्पणी चाहते हैं? लालू जी और नीतीश जी, जहां तक पब्लिकली हम लोग जानते हैं, दोनों ने साथ में राजनीति करी है। लंबे समय तक ये लोग साथ में भी रहे हैं, लंबे समय से एक दूसरे के विरोधी भी रहे हैं। तो जब आप इतनी लंबी राजनीति साथ में करते हैं तो एक दूसरे का बहुत जगह सहयोग भी किया होगा और कई जगह एक दूसरे का विरोध भी किया होगा। ये कोई बहुत महत्व का विषय नहीं है। जब आदमी साथ में नहीं रहता है तो कहता है कि हमने ही तुम्हें बनाया था, जब साथ में रहता है तो दोनों में कोई मतभेद होगा नहीं। एनडीए की तरफ से एक चेहरा डिक्लेयर हो गया है, एक तरफ तेजस्वी यादव का चेहरा है। क्या वाकई में बिहार की जनता इन दोनों चेहरों को एक्सेप्ट करेगी या नया चेहरा? एनडीए की ओर से कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं हुआ है। ये आप लोग भ्रम मत पालिए और भ्रम फैलाइए मत। ये तो हम जैसे लोग मांग कर रहे हैं कि एनडीए की ओर से नीतीश जी का चेहरा डिक्लेयर किया जाए। एनडीए में अगर दम है तो जिनके चेहरे पर वो लोग सरकार चला रहे हैं, क्योंकि नीतीश जी तो सरकार चला नहीं रहे हैं, उनका चेहरा मात्र है। तो एनडीए में अगर दम है, खासकर भाजपाइयों में अगर दम है, तो वो घोषित करें कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, तब न उनको चेहरा माना जाएगा। बाकी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं ही। तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री जी ने या अमित शाह ने ये नहीं कहा है कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने कहा ये बिहार के लाडले मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि यही अगली बार मुख्यमंत्री होंगे। तो जो लोग भी बिहार की राजनीति को देखते समझते हैं, उनको ये मालूम है कि नीतीश कुमार जी अब नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, चाहे बिहार में परिणाम कुछ भी हो। अगर कहीं एनडीए को सफलता मिल गई तो भी मुख्यमंत्री भाजपा वाले उसको बनाएंगे जिसको अमित शाह और मोदी जी बनाएंगे।
बिहार के विधायक उसका चुनाव नहीं करेंगे। और अगर एनडीए को सफलता नहीं मिली तो भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो एक बात तो आप हमसे लिख कर ले लीजिए कि नवंबर में बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। कोई मुख्यमंत्री बने लेकिन नीतीश बाबू मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उनके, मैंने पहले भी कहा था कि उनके राजनीति का ये अंतिम दौर चल रहा है और अब उनके मुख्यमंत्री काल का अंतिम 6-7 महीना चल रहा है। आप तो पदयात्रा के समय से हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आपसे हमारा पुराना परिचय भी है। नीतीश कुमार ने ऐसा नया वीडियो नहीं आया। जब सुन लीजिए, एबीपी के एक प्रोग्राम में आज से 2-2.5 साल 4 साल पहले जब मैंने सीए एनआरसी पर उनका विरोध किया और दल छोड़ा या दल से उन्होंने निकाला, तो नीतीश कुमार जो राजनीतिक तौर पर आदमी करता है कि चूंकि सीए एनआरसी पर यह आदमी मेरा विरोध कर रहा है तो मुसलमानों के बीच में इसकी कोई विश्वसनीयता ना बन जाए, इसलिए ये कहा कि इनको हमने अमित शाह के कहने पर अपनी पार्टी में लिया था। अब आप बताइए, आप लोग तो सब बहुत जागरूक पत्रकार हैं, अगर अमित शाह जी के कहने पर नीतीश जी ने अपने दल में मुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो नीतीश जी तो आज भी अमित शाह के साथ ही हैं। नीतीश जी का इतना दम है कि अमित शाह के आदमी को हटा देंगे। नीतीश जी के पास इतना दम है कि जिसको अमित शाह ने, मोदी ने भेजा, उसको हटा देंगे। तो आप तय कर लीजिए कि नीतीश जी सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। शराबबंदी पर स्टैंड बोलते बोलते कितना दिन से बोल रहे हैं आपको। बिल्कुल 1 घंटे में अगर जनसुराज की सरकार बनी तो 1 घंटे में बिहार से शराबबंदी हटा दिया जाएगा। उस शराबबंदी को हटा दिया जाएगा जिसमें शराबबंदी के नाम पर सिर्फ दुकानें बंद है और होम डिलीवरी हो रहा है। उस शराबबंदी को हटा दिया जाएगा जिसकी वजह से करीब 15 से 20 हजार करोड़ का हर साल बिहार की जनता का नुकसान हो रहा है और ये पैसा भ्रष्ट नेताओं के पास, अफसरों के पास और शराब माफिया के पास जा रहा है। उस शराबबंदी को हटाया जाएगा जिसमें 1.25 लाख से ज्यादा गरीब और वंचित समाज के लोग आज भी जेलों में हैं, ट्रायल फेस कर रहे हैं। और जो बड़े लोग हैं, नीतीश कुमार के सत्ता में बैठे हुए हैं, सत्ता में उनके साथ बैठे हैं, वो खुलेआम शराब का अवैध कारोबार कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसी शराबबंदी का कोई फायदा नहीं है जो कि सिर्फ और सिर्फ कागजों में है और जिसका फायदा सिर्फ यहाँ के भ्रष्ट नेताओं को, अफसरों को और शराब माफिया को है और सारा नुकसान बिहार की जनता का है। 30% के आसपास, आपको 15% लोग ये कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या टिप्पणी? सी वोटर का सर्वे क्या आया है? 41% तेजस्वी यादव, जी। 18% नीतीश कुमार और 15% प्रशांत किशोर। बाप रे, तो इतने बड़े बड़े नेता लोग हैं, हम लोग को कोई 15% का रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। देश में चुनाव होता है तो ईवीएम पे सवाल उठता है। ईवीएम पे आपका क्या रुख है? ईवीएम पे मेरा रुख बहुत पहले से बिल्कुल क्लियर है कि ईवीएम या उस तरह की जो भी व्यवस्था है उस पर कोई लूज टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। या तो मैं कहूं कि मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है, तो अगर ईवीएम पे भरोसा नहीं तो मुझे कहना चाहिए कि जब तक ईवीएम नहीं हटेगा तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं मतलब जो भी राजनीतिक दल और नेता हैं, अगर उनको लगता है सही में उनके पास प्रमाण है या उनके पास साक्ष्य इस बात का है कि ईवीएम में हेराफेरी हो रही है, तो उन्हें उस बात का सिर्फ प्रेस वार्ता में विरोध नहीं करना चाहिए। उन्हें ये कहना चाहिए, सारे राजनीतिक दल जो विपक्ष में हैं, अगर वो घोषणा कर दें कि भाई जब तक ईवीएम नहीं हटेगा तब तक हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, तब तो उसको सीरियसली कोई लेगा, कल ईवीएम हट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि जब चुनाव जीते तो ईवीएम अच्छा है और जब चुनाव हार गए तो कह रहे कि ईवीएम में अब ठीक नहीं है, तब जनता भी इसको सीरियसली नहीं लेगी। जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि ईवीएम को बड़े पैमाने पर हैक किया जा सकता है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। ईवीएम बदला जा सकता है, पहले जैसे बक्सा बदलता था वैसे आप ईवीएम बदल सकते हैं। वोटर लिस्ट में हेराफेरी हो रही है, वो सही बात है, हेराफेरी हो रही है। चुनाव आयोग भाजपा या केंद्र की सरकार की मदद करता है, वो हम लोग आज से नहीं 4 वर्ष 5 वर्ष पहले से कह रहे हैं। शेड्यूलिंग में मदद करता है, वोटर लिस्ट में मदद करता है, उनके प्रचार प्रसार में मदद करता है।
एक शब्द आप बोल दीजिएगा, आप पर आचार संहिता लागू हो जाएगा। मोदी जी, अमित शाह कुछ भी बोलकर चले जाएं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो मदद करने के लिए और कई तरीके हैं। ईवीएम हैक होना मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश में यह संभव है। 10 लाख बूथ है और हर बूथ पर कम से कम 5 से 7 लोग हैं, उसमें पक्ष विपक्ष हर तरह के लोग हैं। ईवीएम अगर हैक होगा तो कहीं ना कहीं बात बाहर आ जाएगी। एक जो बात लोग चिंता की जरूर कहते हैं कि ऐसा कैसे होता है कि जब भी माल फंक्शन का कोई रिपोर्ट आता है ईवीएम का, तो उसमें से कमल का ही बटन क्यों दबता हुआ दिखता है। इसके अगर आप इसमें कंस्ट्रक्टिव सुझाव चाहते हैं तो इलेक्शन कमीशन जो गलती कर रहा है कि जिस दिन वोट होता है उसमें फॉर्म 17, 18, 19 को उनको जारी करना चाहिए 24 घंटे के अंदर, वो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब वोटिंग हो जाती है, ईवीएम सील होते समय एक फॉर्म बनता है, फॉर्म I-20 जो है वो काउंटिंग के बाद बनता है, 19 वोटिंग के बाद बनता है। तो जब 19 आप जारी नहीं कर रहे हैं तो शाम में बताता है कि 56% वोट हुआ और काउंटिंग हो रहा है 62% का। वो विषय है कि अगर जो फॉर्म 19 आप जारी कर देंगे, बता देंगे कि भाई वोट पोल कितना हुआ, काउंटिंग उतनी ही होनी चाहिए। नियम ये है, कानून में लिखा यह है कि फॉर्म 19 पहले से वोट जो पोलिंग एजेंट है उसको मिलता है ईवीएम खुलने से पहले, और ईवीएम में उतना ही वोट काउंट होना चाहिए जितना फॉर्म 19 में लिखा है। लेकिन पिछले कई वर्षों से इलेक्शन कमीशन फॉर्म 19 को अपलोड ही नहीं कर रहा है। वो चिंता का विषय है। हैक करना, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई ईवीएम को हैक कर सकता है। देखिए, अभी 1 साल पहले तेजस्वी जी जब इसी उनके शब्दों में यही खटारा मुख्यमंत्री ने उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया तो विकास पुरुष दिख रहे थे। आज उनको उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया तो खटारा दिख रहे हैं। महत्वपूर्ण बात वो नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश जी की सेहत चर्चा का आम विषय रही है पिछले 1-1.5 सालों में, और सबसे पहले इस पर टिप्पणी उनके मित्र और सहयोगी सुशील कुमार मोदी जी ने करी। नवंबर 2023 में विधानसभा के सामने स्वर्गीय सुशील मोदी जी ने कहा कि नीतीश जी के व्यवहार को देखकर लग रहा है कि उनको कोई मानसिक गंभीर बीमारी हो गई। हम लोगों ने नहीं कहा। तब नीतीश जी तेजस्वी जी के साथ थे। जब नीतीश जी अब भाजपाइयों के साथ चले गए तो तेजस्वी जी को खटारा दिख रहे हैं और भाजपाई उनको विद्वान और एकदम सक्षम बता रहे हैं। हम लोग बस इतना ही कह रहे हैं कि मुझे भी ऐसा लगता है कि नीतीश जी की शारीरिक और मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। शारीरिक तौर से नीतीश जी थक गए हैं, मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं दिख रहे हैं, और हमने बार बार कहा है कि मेडिकल जांच करा के रिपोर्ट देनी चाहिए। अगर नहीं देना चाहते हैं तो उनकी हालात अभी ये है कि नीतीश जी अपने मंत्री परिषद के लोगों का नाम नहीं जान रहे हैं। आप लोग इतना सवाल कर रहे हैं, एक बार नीतीश जी से खाली पूछिए कि आपके मंत्री परिषद में कौन लोग आपके साथ हैं। जिस व्यक्ति को अपने मंत्रियों का नाम नहीं मालूम है, वो आदमी बिहार कैसे चला रहा है और बिहार कैसे चल रहा है, इसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। आपने नीतीश कुमार की कोई सभा पिछले देखी हो, कोई पत्रकार वार्ता आपने सुनी हो पिछले कई महीनों से? अभी वाल्मीकि नगर आ रहे हैं, दो दिन के बाद आप जरा कोई जाकर पूछ लीजिए। ना नीतीश जी कोई भाषण देंगे, ना कोई पत्रकार वार्ता करेंगे। वो सरकारी अफसरों के साए में आएंगे, बैठेंगे और एक नियंत्रित एनवायरनमेंट में 2 बातें कही जाएंगी, और ये दिखाता है कि उनकी मानसिक शारीरिक स्थिति वो नहीं है जो पहले थी। देखिए, जो मेरा अपना एक व्यक्तिगत रूल है कि जो व्यक्ति राजनीति में नहीं है मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। लालू जी के 9 बच्चे हैं, लेकिन उनके उन बच्चों पर मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ जो राजनीति में नहीं है। नीतीश जी राजनीति में हैं, टीका टिप्पणी उन पर हो सकती है, उनके कामकाज पर हो सकती है, सरकार पर हो सकती है, सरकार की नीतियों पर हो सकती है। उनके परिवारजनों पर जो राजनीति में नहीं है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ। आप पत्रकार हैं, आपका विशेषाधिकार है, आपको जो कहना चाहिए, मुझे कुछ उस पर टिप्पणी नहीं करनी। कौन होगा भैया? जब जन स्वराज चुनाव लड़ेगी तो जैसे पार्टी बना है, पार्टी ने मिलकर अध्यक्ष और पदाधिकारियों को चुना है, वैसे सारे जन स्वराज के लोग जो विधायक जीत कर आएंगे वो मिलकर अपना नेता भी चुन लेंगे। बिहार में रैलियों का दौर, जन स्वराज की ताकत का एहसास आप कराएंगे? नहीं, ताकत का एहसास तो जमीन पर आपको पहले से हो रहा होगा।
अगर ताकत का एहसास नहीं हो रहा होता, अगर हम लोग की कोई ताकत नहीं होती, कोई वजूद नहीं होता, तो इतने सारे पत्रकार बंधु आप लोग गर्मी में क्यों आ रहे होते? कुछ तो थोड़ा बहुत ताकत होगा तभी आप आए हैं। रैलियों से ताकत नहीं दिखाई जाती। जनसुराज की ताकत इसकी सोच है, इसकी ईमानदारी और शुद्धता है। पदयात्रा के दौरान जुड़े हुए लाखों साथी हैं। ये किसी एक व्यक्ति का दल नहीं है, ये वो दल नहीं है जिसको 5, 7, 10 लोगों ने पटना में, दिल्ली में बैठकर बनाया है। हजारों लाखों लोग इसको मिलकर बनाए हैं, दिल से जुड़े हैं। कुछ उसमें सक्रिय हैं, कुछ नहीं सक्रिय हैं, लेकिन संगठन जो है वो गीली मिट्टी से दीवार के बनाने जैसा है। आप एक परत बनाते हैं, फिर वो सूखता है, फिर उस पर और मिट्टी डाली जाती है। धीरे धीरे ये संगठन खड़ा होगा और यही इसकी ताकत है। जनसुराज से जुड़ा हुआ हर वो व्यक्ति जो बिहार में बदलाव चाहता है और जिसका भरोसा इस बात पर है कि जनसुराज ये बदलाव कर सकता है, ताकत जनसुराज की वो है। जनसुराज की ताकत गांधी मैदान की रैली नहीं है। कि दूसरे राज्यों के बच्चे अगर आकर बिहार में नौकरी पाएंगे तो उन राज्यों में इनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। यही कारण है कि बिहार का बच्चा बाहर जाकर मजदूरी कर रहा है और गलत डोमिसाइल नीति की वजह से बाहर के लोग आकर बिहार में टीचर बन रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं। तो बिल्कुल हम लोग अभी की डोमिसाइल नीति के विरोध में हैं। बिहार के बच्चों, जनसुराज की अगर सरकार बनेगी तो 2/3 सरकारी नौकरी बिहार के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा नौकरी की जरूरत बिहार के बच्चों की है। हम लोग अपने घर की जब चिंता नहीं करेंगे तो हम कर्नाटक के बच्चे को लाकर यहाँ कैसे दे पाएंगे? हम लोग के बच्चे पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं और गुजरात के बच्चे आकर मोतिहारी में टीचर बन रहे हैं या नौकरी पा रहे हैं। ये तो सरासर गलत है। की जमीन को लेकर अभी हम लोग की पार्टी में चर्चा चल रही है। कई साथी बैठे हैं और हम लोग ऐसा मानते हैं कि अधिग्रहण जो है ये पूरी तरह से गैर कानूनी है और इस पर किस तरह से लोगों के साथ खड़ा होना है। दोनों चंपारण के लोगों को इकट्ठा करके जो लोग प्रभावित हैं, क्योंकि करीब 1 लाख एकड़ जमीन जिसका सेटलमेंट ऑलमोस्ट 1950 में ही कर दिया गया, जिसका रसीद कट गया, रजिस्टर 2 में नाम चला गया, अब उसको वापस से सरकार अधिग्रहित नहीं कर सकती है। लीगली भी हम लोग इसको एग्जामिन करा रहे हैं, लेकिन हम लोग को ऐसा लगता है कि ये जो सरकार अध्यादेश लेकर आई है, जो कानून सरकार ने बनाया है, ये बिल्कुल गलत है। न ये समाज के स्तर पर टिकेगा, न कोर्ट में टिकेगा। और जनसुराज अपनी पूरी ताकत से उन लोगों के साथ खड़ा होगा जो इससे प्रभावित है। करीब चंपारण में 50% से ज्यादा लोग, इंक्लूडिंग मोतिहारी में जो लोग बसे हुए हैं, ये सब 70 अब हमारे पास एकदम आंकड़ा नहीं है, लेकिन 50% से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं और जनसुराज आपके साथ खड़ा है। हम लोग इस पर एक बड़ा कार्यक्रम भी अभी शुरू करने वाले हैं। अप्रैल में चर्चा चल रही है। ये बिल्कुल गलत है, लेकिन ये सिर्फ बेतियाराज की जमीन का मामला नहीं है। सरकारी गर्मजरुआ और गर्मजरुआ खास, इसको लेकर सरकार की जो गलत नीति है उसकी वजह से बहुत सारे परिवार एक्रॉस बिहार, उनके पास जमीन तो है लेकिन उस जमीन का रियल मालिकाना हक उनके पास नहीं है। वो जमीन बेच नहीं सकते हैं, उस पर लोन नहीं ले सकते हैं। अगर लार्जर परिप्रेक्ष्य में देखें तो जनसुराज कह रहा है कि बिहार में बड़े स्तर पर भूमि सुधार की जरूरत है। अभी आप देख रहे हैं जमीन का सर्वे हो रहा है, घर घर में लड़ाई झगड़ा लगाया जा रहा है, घर में हर घर से 2000, 5000, 10,000, 20,000 की वसूली हो रही है। और ये जो वंशावली बनाने का सरकार ने नियम बनाया, पहले सरपंचों को दिया, फिर अधिकारियों को दिया, अभी सेल्फ डिक्लेरेशन कर दिया है। और कई लोग पैसा लेकर अपने बहन का, अपने फुआ का जो वंशावली गलत बनाकर दे रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 1-2 साल के बाद ये सारी जमीन डिस्प्यूटेड हो जाएगी, कोई केस कर देगा। इसलिए यहाँ भूमि सर्वेक्षण रुकना चाहिए, भूमि सुधार होना चाहिए और इस तरह की अधिनियम बनाकर, कानून बनाकर जो पहले से सेटल जमीन है उस पर सरकार कब्जा करना चाहती है, लोगों का जमीन छीनना चाहती है, तो सरासर गलत है। जमीन में सबसे बड़ी लिटिगेंट यहाँ बिहार सरकार ही है। कई लोग, आप लोगों ने कभी पूछा नहीं है, यहाँ पत्रकार लोग बैठे इतना सवाल पूछ रहे हैं, किसी मिनिस्टर से आपने नहीं पूछा कि 10 बरस विनोबा भावे यहाँ पैदल चले, भूदान आंदोलन हुआ, लाखों एकड़ जमीन लोगों ने दान में दिया। वो जमीन आज किसके पास है? वो जमीन किसके पास है? किसी के पास नहीं पता है कि लाखों एकड़ जमीन जो लोगों ने भूदान में दिया उसका मालिकाना हक आज किसके पास है।
किसी को पट्टा दे दिया, जिसको पट्टा दिया उसको कब्जा नहीं दिया, जिसको कब्जा है उसके पास पट्टा नहीं है, जिसके पास दोनों नहीं है उस जमीन का मालिकाना हक उसके पास नहीं है, तो उस जमीन की प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं है। इसीलिए जन स्वराज के एजेंडे में भूमि सुधार, कॉम्प्रिहेंसिव भूमि सुधार लागू करना बिल्कुल टॉप एजेंडे में है। परिणाम क्या होगा इसकी चिंता किए बगैर कर रहा हूं। अभी तक 2.5 बरस हो गया, इनको यही नहीं पता चल रहा है कि पैसा आता कहां से। पूछते पूछते लोग थक गए, सुनते सुनते लोग थक गए। भाई पैसा कहां से आता है? आपको लोग क्या कहते हैं पैसा कहां से आएगा? जब पढ़ाई लिखाई करोगे। सुनो तो भाई, आप काहे घबराए जा रहे हो? पैसा लक्ष्मी कहां से आती है? लक्ष्मी आती है सरस्वती से। अगर आपके पास बुद्धि होगा, सरस्वती की कृपा होगी तो लक्ष्मी आएंगी। तो जो हम काम करते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास पैसा कहां से आता है? वो रोगी देखता है, उसके बदले में उसको पैसा मिलता है। तो हमने जो 10 साल काम किया है, बुद्धि का खाते हैं, बुद्धि से सलाह देते हैं, जो सलाह देते हैं उसके बदले में फीस लेते हैं। उसी फीस का इस्तेमाल बिहार के बेहतरी के लिए, इस प्रयास के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल हम उस टिप्पणी के समर्थन में नहीं हैं। वो सुप्रीम कोर्ट का अपना विचार है, हो सकता है। मेरी नजर में ये देश वेलफेयरिस्ट स्टेट है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, और सरकारी संसाधनों पर देश की जनता का और जनता में जो पीछे छूट गए हैं लोग, उनका सबसे पहला अधिकार होना चाहिए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मुफ्त का अनाज या सरकार में जो पैसे गरीबों के लिए योजनाएं बनती हैं, वो कोई एहसान नहीं है। एक और बात आपको बता दें, कई लोगों को लगता है कि हम बहुत कम लोग टैक्स देता है और टैक्स पेयर का पैसा सरकार खर्च कर रही है गरीबों पर। ऐसी बात नहीं है। देश में रहने वाला कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो टैक्स नहीं दे रहा है। अगर आप नमक भी खरीदते हैं उस पर भी 18%, 5-10% टैक्स दे रहे हैं। तो जो गरीब आदमी है वो अपने इनकम का बड़ा प्रोपोर्शन टैक्स दे रहा है अमीर व्यक्ति के बजाय। तो ये भ्रम मत पालिए कि जो इनकम टैक्स देता है वही टैक्स दे रहा है। सरकार के रेवेन्यू का सबसे बड़ा जरिया है जीएसटी, और जीएसटी यहाँ पर जो भिखारी बैठा है रोड के किनारे वो भी पे कर रहा है, आप भी पे कर रहे हैं, हम भी पे कर रहे हैं। तो ये बहुत एलिटिस्ट व्यू है कि बस 1-2 करोड़ लोग टैक्स दे रहे हैं और पूरा देश का जनता बैठ के खा रहा है। ऐसी बात नहीं है। 2 लाख करोड़ रुपया हर महीने जीएसटी कलेक्ट होता है। वो कलेक्ट होता है जो आप और हम पैसा रोज गमछा खरीद रहे हैं, कपड़ा खरीद रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, जिस पर टैक्स लगता है। तो हर देश का हर नागरिक टैक्स दे रहा है, और टैक्स से जमा हुए पैसे पर हर नागरिक का अधिकार है, और खासकर जो गरीब और पीछे रह गए लोग हैं उनका अधिकार ज्यादा है। किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, और सबसे अंतिम में वृद्धों के लिए कि 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग, महिला और पुरुष दोनों, उनको जो अभी 400 रुपया पेंशन मिल रहा है, दिव्यांगों को, विधवाओं को और बुजुर्गों को जो 400 रुपया पेंशन मिल रहा है, जन स्वराज कह रहा है कि दिसंबर 2025 से उनको 2000 रुपए का पेंशन मिलेगा। भाई तो ये तो डिप्टी सीएम ही बताएंगे, हम क्या बताएंगे। बिहार की ब्यूरोक्रेसी दूसरे राज्यों के ब्यूरोक्रेसी से कोई बहुत अलग नहीं है। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि विधायक, मंत्री के तौर पर हैं, तो ये उन पर है कि वो ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था लालू जी के राज में सरकारी व्यवस्था तो यही थी, लेकिन अपराधी इतने हावी थे कि वो सब पर भारी थे। उसी तरह नीतीश कुमार जी के राज में अधिकारी इतने हावी हैं कि वो सब पर भारी हैं, वो विधायक पर भी भारी है, मंत्री और उप मुख्यमंत्री पर भी भारी है। हमेशा चुनाव लड़ाते रहे हैं, इससे पहले उपचुनाव में भी आपने कैंडिडेट दिया। क्या इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में आप भी चुनाव लड़ेंगे या? अगर पार्टी ने तय किया तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पार्टी ने तय किया कि चुनाव हमें व्यक्तिगत तौर पे नहीं लड़ना है, तो भी जन स्वराज 243 सीट पर चुनाव लड़ना तय है, और उसकी घोषणा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो भैया जहां से पार्टी तय करेगी वहां से लड़ेंगे। अभी हमारे नाम से, चूंकि आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि अभी जन स्वराज में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। जिसको चुनाव लड़ना है वो लोग आवेदन दे रहे हैं।
तो मेरी ओर से, मेरे नाम से किसी ने राघोपुर से आवेदन दिया है, लेकिन अभी एक तय नहीं हुआ है। पार्टी में अगर तय होगा तो लड़ेंगे। अगर बहुमत नहीं आ गया तो क्या किसी के साथ गठबंधन करेंगे या नहीं? मेरे भाई, जनसुराज चुनाव से पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं, और उसके बाद 2029 में भी नहीं। इसको ध्यान से सुन लीजिए। 2025 में भी 243 लड़ेंगे, और चुनाव के बाद जितना भी सीट आए 2029 में भी 243 ही लड़ेंगे। एक सीट कम नहीं लड़ेंगे। तो गठबंधन का सवाल ही नहीं है, न पहले न बाद में। क्यों नहीं है? जब हम लोग व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं, जब हम लोग दूसरे पार्टियों से अलग व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो किसी भी लेगेसी पार्टी के साथ अगर हम लोग जाएंगे तो फिर हमारी अपनी बात की क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। इसीलिए हम लोग को 10 साल मेहनत करना मंजूर है, हारना मंजूर है, लेकिन किसी भी हालत में हम लोग गठबंधन नहीं करेंगे। जिस ईमानदारी और शुद्धता से इस प्रयास को शुरू किया है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज न आज होगा, न इस चुनाव के समय होगा, न चुनाव के बाद होगा। कम से कम जब तक जनसुराज में हमारी कुछ ताकत है, तब तक इसके बताए हुए सिद्धांतों पर, इसकी नीतियों पर, कार्यक्रमों में कोई चेंज होने का, कोई कॉम्प्रोमाइज होने का सवाल नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, जब हम यहाँ पर पूर्वी चंपारण में आए थे, तो इन इलाकों से हम गए हैं 10 आदमी 20 आदमी के साथ पैदल चले। हमारे साथ तो आज बहुत सारे लोग हैं। उस समय तो 10 आदमी भी नहीं था। उस समय भी मैंने कहा है कि चाहे 10 वर्ष लग जाए, मैं जो बात कह रहा हूं इससे पीछे नहीं हटूंगा, और आज उसी बात को दोहरा देता हूं। मैं यहां मंत्री विधायक बनने नहीं आया हूं। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के बच्चा होने के नाते, बिहार का लड़का होने के नाते मेरी ये जिम्मेवारी है कि जो भी भगवान ने मुझे बुद्धि शक्ति दी है, इस राज्य की स्थिति को, यहाँ के लोगों के जीवन को सुधारने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। मैं उस काम को अपनी सकेंगे। आपको अच्छा लगे तो मानिए, ना अच्छा लगे, हम आपका जवाब दे रहे हैं। हम स्पष्ट जवाब दे रहे हैं कि जनसुराज की सरकार बनी तो 1 घंटे में शराबबंदी हटा दिया जाएगा, पीरियड। राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। भाई एक मिनट, आपका काम है सवाल पूछना, मेरा काम है जवाब देना। जरूरी नहीं है कि हम जो कहें उससे आप संतुष्ट हो जाएं। संतुष्ट जनता को होना है। मेरे मत में, जनसुराज के ओपिनियन में कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है। हम क्लियर है, जनसुराज की सरकार बनेगी, शराबबंदी को हटा दिया जाएगा, बात खत्म हो गई, आगे बढ़े। बिहार में और क्या करेंगे उसको लेकर जो 5 बातें हम लोग बता रहे हैं कि बिहार को पहला लक्ष्य ये है कि अगले 10 वर्ष में देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराया जाए। और उस दिशा में जो 5 बातें हम लोग बता रहे हैं, पहली बात कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतर विश्व स्तरीय शिक्षण की व्यवस्था की जाए, ताकि 10-15 साल से कम उम्र का कोई बच्चा आगे चलकर बिहार की व्यवस्था पर बोझ न बने। इसके लिए पूरा ब्लूप्रिंट दिया गया। ये भी मैंने बताया कि जब तक सरकारी व्यवस्था नहीं सुधरेगी, इसको भी ध्यान से सुन लीजिए, जब तक सरकारी स्कूलों की व्यवस्था हम लोग न सुधार पाए, क्योंकि एक दिन में तो सुधरेगा नहीं, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल लग सकता है, तब तक यहाँ के लोगों को, खासकर गरीब जनता को, ये सुविधा जनसुराज की सरकार में होगी कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और उसका रिएम्बर्समेंट, फीस का रिएम्बर्समेंट सरकार से लीजिए। दूसरी बात जो हम लोगों ने बताई, जो जनसुराज का सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है पलायन रोकने का, कि 1 साल के अंदर मजबूरी में किया जाने वाला पलायन हर हाल में रोक दिया जाएगा, ताकि 5, 7, 10 हजार रुपए के लिए किसी को अपना घर परिवार छोड़कर बाहर न जाना पड़े। और इसका भी पूरा ब्लूप्रिंट मैंने बताया है कि पलायन रोकने के लिए सबसे पहले पूंजी का पलायन रोका जाएगा। जब पूंजी का पलायन रुकेगा तो बुद्धि का पलायन रुकेगा, और जब पूंजी और बुद्धि का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। तीसरी बात जो बताई गई कि जनसुराज ये चाहता है, हम लोग का ये मानना है कि मनरेगा को कृषि से सीधे तौर पर जोड़ा जाए, ताकि लोग जो खेती करते हैं वो फूड ग्रेन की खेती छोड़कर, खाने वाली खेती छोड़कर कमाने वाली खेती की दिशा में जाएं। और जो लोग भी ये करेंगे उनको मनरेगा के तहत
मजदूर फ्री दिए जाएं, ये तीसरा एजेंडा है। चौथा एजेंडा जो है कि यहाँ पर घर घर में महिलाओं को, युवाओं को स्वरोजगार हो, इसके लिए सरकारी गारंटी पर उनको ऋण मिले और उस पर सिर्फ 4% ही सालाना ब्याज लगे, उसको 12%, 15%, 20%, 40% ब्याज न देना पड़े। ये जन स्वराज की स्कीम है, यहाँ पर घर घर आमदनी बढ़ाने के लिए, रोजगार लाने के लिए। आपको अच्छा लगे तो मानिए, ना अच्छा लगे हम आपका जवाब दे रहे हैं। हम स्पष्ट जवाब दे रहे हैं कि जन स्वराज की सरकार बनी तो 1 घंटे में शराबबंदी हटा दिया जाएगा, पीरियड। राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। भाई एक मिनट, आपका काम है सवाल पूछना, मेरा काम है जवाब देना। जरूरी नहीं है कि हम जो कहें उससे आप संतुष्ट हो जाएं। संतुष्ट जनता को होना है। मेरे मत में जन स्वराज के ओपिनियन में कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है। हम क्लियर है, जन स्वराज की सरकार बनेगी, शराबबंदी को हटा दिया जाएगा, बात खत्म हो गई, आगे बढ़े। बिहार में और क्या करेंगे उसको लेकर जो 5 बातें हम लोग बता रहे हैं कि बिहार को पहला लक्ष्य ये है कि अगले 10 वर्ष में देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराया जाए। और उस दिशा में जो 5 बातें हम लोग बता रहे हैं, पहली बात कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतर विश्व स्तरीय शिक्षण की व्यवस्था की जाए, ताकि 10-15 साल से कम उम्र का कोई बच्चा आगे चलकर बिहार की व्यवस्था पर बोझ न बने। इसके लिए पूरा ब्लूप्रिंट दिया गया। ये भी मैंने बताया कि जब तक सरकारी व्यवस्था नहीं सुधरेगी, इसको भी ध्यान से सुन लीजिए, जब तक सरकारी स्कूलों की व्यवस्था हम लोग न सुधार पाए, क्योंकि एक दिन में तो सुधरेगा नहीं, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल लग सकता है, तब तक यहाँ के लोगों को, खासकर गरीब जनता को, ये सुविधा जन स्वराज की सरकार में होगी कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और उसका रिएम्बर्समेंट, फीस का रिएम्बर्समेंट सरकार से लीजिए। दूसरी बात जो हम लोगों ने बताई, जो जन स्वराज का सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है पलायन रोकने का, कि 1 साल के अंदर मजबूरी में किया जाने वाला पलायन हर हाल में रोक दिया जाएगा, ताकि 5, 7, 10 हजार रुपए के लिए किसी को अपना घर परिवार छोड़कर बाहर न जाना पड़े। और इसका भी पूरा ब्लूप्रिंट मैंने बताया है कि पलायन रोकने के लिए सबसे पहले पूंजी का पलायन रोका जाएगा। जब पूंजी का पलायन रुकेगा तो बुद्धि का पलायन रुकेगा, और जब पूंजी और बुद्धि का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। तीसरी बात जो बताई गई कि जन स्वराज ये चाहता है, हम लोग का ये मानना है कि मनरेगा को कृषि से सीधे तौर पर जोड़ा जाए, ताकि लोग जो खेती करते हैं वो फूड ग्रेन की खेती छोड़कर, खाने वाली खेती छोड़कर कमाने वाली खेती की दिशा में जाएं। और जो लोग भी ये करेंगे उनको मनरेगा के तहत मजदूर फ्री दिए जाएं, ये तीसरा एजेंडा है। चौथा एजेंडा जो है कि यहाँ पर घर घर में महिलाओं को, युवाओं को स्वरोजगार हो, इसके लिए सरकारी गारंटी पर उनको ऋण मिले और उस पर सिर्फ 4% ही सालाना ब्याज लगे, उसको 12%, 15%, 20%, 40% ब्याज न देना पड़े। ये जन स्वराज की स्कीम है, यहाँ पर घर घर आमदनी बढ़ाने के लिए, रोजगार लाने के लिए। माइक सेट करके पीछे आ जाइए। माइक सेट करके पीछे आ जाइए। किसी का विकास होता तो पूरे दुनिया में बिहार से ज्यादा होशियार लोग कहीं नहीं हैं। जो भाजपाई यहाँ पर, एक मिनट, जो भाजपाई कह रहा है शराबबंदी के पक्ष में है, मान लीजिए, तो उससे जरा पूछिए कि भाई तुम्हारा तो देश में शासन है, तो इतना बढ़िया मिठाई तुम लोग बिहार के आदमी को काहे दे रहे हो? यूपी में भी लागू कर दो, मोदी जी पूरा देश में लागू कर दे शराबबंदी, तब ना। एक मिनट रुकिए, देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है बिहार, और बिहार के लोगों को शराबबंदी से फायदा हो रहा है, ऐसा आप या अगर कोई कह रहा है, दुनिया में तो कहीं कोई प्रमाण है नहीं। जबरदस्ती का, गलतफहमी का तो कोई उत्तर है नहीं। दुनिया में कहीं कोई, आज से नहीं, करीब करीब पिछले 200 साल में अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में शराबबंदी का प्रयोग किया गया है।
लेकिन लोगों का ये अनुभव है, एविडेंस है कि इससे पहली बात कि शराबबंदी को लागू करना करीब करीब असंभव है। दूसरी बात कि अगर आप इस तरह का कानून लगाएंगे तो इससे नुकसान है ज्यादा है, फायदा कम है। इसलिए शराब को रेगुलेट करने की जरूरत है कि घर घर खुलवाइए मत। खुलवाया भी किसने था? नीतीश कुमार ने ही खुलवाया था। बिहार में हर गांव में, पंचायत में शराब का ठेका किसने खुलवाया था? नीतीश कुमार। और अभी मान लीजिए कि हम तो इतना ही कह रहे हैं, नीतीश कुमार को छोड़िए, जो भाजपाई हैं उनसे पूछिए, भाई शराबबंदी इतना बढ़िया चीज है, अभी तुम कुंभ का इतना ढुंढोरा पीटे हो, यूपी में लागू करा दो शराबबंदी, हम लोग भी स्वीकार कर लेंगे। इतना बढ़िया मिठाई बिहार के आदमी को काहे दे रहे हो भाई? यूपी के लोगों को भी खिलाओ, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोगों को भी खिलाओ। ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया है कि बिहार के लोगों को ही शराबबंदी से फायदा होगा, यूपी को नहीं होगा। अगर फायदा दुनिया में तो यही लगता है कि भाई मिड डे मील तमिलनाडु से शुरू हुआ, उसका फायदा हुआ तो हर राज्य में लागू हुआ, पूरे देश में लागू हुआ। आंगनवाड़ी सेंटर तमिलनाडु से कामराज जी के नेतृत्व में शुरू हुआ, पूरे देश में आंगनवाड़ी सेंटर बनाया गया। तो अगर बिहार के शराबबंदी से गरीबों का, महिलाओं का फायदा है, तब तो भाजपाई और दोषी हैं कि भाई इतना बड़ा मुरब्बा, इसको तुम देश भर में काहे नहीं बांट रहे हो, बिहार के लिए काहे रखे हो? एक सवाल शराबबंदी का रहे हैं। मैं यहाँ पर कल्याणपुर में मेरी एक सभा है, वहां पर उसी रास्ते में मैं हूँ और मेरे साथ जो लोग बैठे हुए हैं, मैं एक बार आपका परिचय करा दूं। किशोर कुमार मुन्ना जी हैं, जो 2 बार के पूर्व विधायक हैं और पार्टी में जन स्वराज दल के राष्ट्रीय सचिव हैं, संगठन का काम देखते हैं। उनके बगल में रामबली चंद्रवंशी जी हैं, जो पूर्व MLC हैं और पार्टी के कोर कमेटी के मेंबर हैं, वरीय साथी हैं। हमारे बगल में बैठे हुए हैं डॉक्टर मंजर नसीम साहब, जो आपके जिले के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं और जन स्वराज के बनाने वालों में शुरुआती दिनों से इस जिले से सबसे सक्रिय सदस्यों में रहे हैं। मेरी दाहिने साइड अफाक अहमद साहब हैं, जिनको कि आप लोग जानते ही हैं, पार्टी समर्थित पहले MLC उम्मीदवार हैं। बगल में ललन यादव जी हैं, पूर्व IAS ऑफिसर हैं, मुंगेर जिले के हैं और पार्टी में वरीय पदाधिकारी हैं। इनके पिताजी विधायक भी रहे हैं, ये खुद रिटायर्ड IAS अफसर हैं। बगल में राघवेंद्र पाठक जी बैठे हुए हैं, जो पार्टी की ओर से पूर्वी चंपारण के इंचार्ज हैं, प्रभारी हैं। इसके पीछे जिला के युवा अध्यक्ष साहब हैं, पप्पू मिश्रा जी हैं। नहीं, एक बार आप सरवर साहब हैं, जो पार्टी में उपाध्यक्ष हैं। तारिक चंपारनी साहब हैं। आप तो पदयात्रा के समय से हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आपसे हमारा पुराना परिचय भी है। नीतीश कुमार ने ऐसा नया वीडियो नहीं आया, जब सुन लीजिए ABP के एक प्रोग्राम में आज से 2, 2.5 साल 4 साल पहले जब मैंने CA NRC पर उनका विरोध किया और दल छोड़ा या दल से उन्होंने निकाला, तो नीतीश कुमार जो राजनीतिक तौर पर आदमी करता है कि चूंकि CA NRC पर यह आदमी मेरा विरोध कर रहा है, तो मुसलमानों के बीच में इसकी कोई विश्वसनीयता ना बन जाए, इसलिए ये कहा कि इनको हमने अमित शाह के कहने पर अपनी पार्टी में लिया था। अब आप बताइए, आप लोग तो सब बहुत जागरूक पत्रकार हैं, अगर अमित शाह जी के कहने पर नीतीश जी ने अपने दल में मुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो नीतीश जी तो आज भी अमित शाह के साथ ही हैं। नीतीश जी का इतना दम है कि अमित शाह के आदमी को हटा देंगे। नीतीश जी के पास इतना दम है कि जिसको अमित शाह ने, मोदी ने भेजा, उसको हटा देंगे। तो आप तय कर लीजिए कि नीतीश जी सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। शराबबंदी पर स्टैंड बोलते बोलते कितना दिन से बोल रहे हैं आपको। बिल्कुल 1 घंटे में अगर जन स्वराज की सरकार बनी तो 1 घंटे में बिहार से शराबबंदी हटा दिया जाएगा। उस शराबबंदी को हटा दिया जाएगा जिसमें शराबबंदी के नाम पर सिर्फ दुकानें बंद है और होम डिलीवरी हो रहा है। उस शराबबंदी को हटा दिया जाएगा जिसकी वजह से
करीब करीब 15 से 20 हजार करोड़ का हर साल बिहार की जनता का नुकसान हो रहा है और ये पैसा भ्रष्ट नेताओं के पास, अफसरों के पास और शराब माफिया के पास जा रहा है। उस शराबबंदी को हटाया जाएगा जिसमें 1.25 लाख से ज्यादा गरीब और वंचित समाज के लोग आज भी जेलों में हैं, ट्रायल फेस कर रहे हैं और जो बड़े लोग हैं नीतीश कुमार के सत्ता में बैठे हुए हैं, सत्ता में उनके साथ बैठे हैं, वो खुलेआम शराब का अवैध कारोबार कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसी शराबबंदी का कोई फायदा नहीं है जो कि सिर्फ और सिर्फ कागजों में है और जिसका फायदा सिर्फ यहाँ के भ्रष्ट नेताओं को, अफसरों को और शराब माफिया को है और सारा नुकसान बिहार की जनता का है। सीएम ने कहा कि मेरे चलते तुम्हारे बाप मुख्यमंत्री बने और वो कह रहा है कि हम चलते वो मुख्यमंत्री दोबारा बने। चलिए, वो तो उनके बीच का मामला है, उस पर हमसे आप क्या टिप्पणी चाहते हैं? लालू जी और नीतीश जी, जहां तक पब्लिकली हम लोग जानते हैं, दोनों ने साथ में राजनीति करी है। लंबे समय तक ये लोग साथ में भी रहे हैं, लंबे समय से एक दूसरे के विरोधी भी रहे हैं। तो जब आप इतनी लंबी राजनीति साथ में करते हैं तो एक दूसरे का बहुत जगह सहयोग भी किया होगा और कई जगह एक दूसरे का विरोध भी किया होगा। तो कोई बहुत महत्व का विषय नहीं है। जब आदमी साथ में नहीं रहता है तो कहता है कि हमने ही तुम्हें बनाया था, जब साथ में रहता है तो दोनों में कोई मतभेद होगा नहीं। एनडीए की तरफ से नीतीश का चेहरा डिक्लेयर हो गया है, एक तरफ तेजस्वी यादव का चेहरा है। क्या वाकई में बिहार की जनता इन दोनों चेहरों को एक्सेप्ट करेगी या नया चेहरा? एनडीए की ओर से कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं हुआ है। ये आप लोग भ्रम मत पालिए और भ्रम फैलाइए मत। ये तो हम जैसे लोग मांग कर रहे हैं कि एनडीए की ओर से नीतीश जी का चेहरा डिक्लेयर किया जाए। एनडीए में अगर दम है तो जिनके चेहरे पर वो लोग सरकार चला रहे हैं, क्योंकि नीतीश जी तो सरकार चला नहीं रहे हैं, उनका चेहरा मात्र है। तो एनडीए में अगर दम है, खासकर भाजपाइयों में अगर दम है, तो वो घोषित करें कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, तब न उनको चेहरा माना जाएगा। बाकी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं ही। तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री जी ने या अमित शाह ने ये नहीं कहा है कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने कहा ये बिहार के लाडले मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि यही अगली बार मुख्यमंत्री होंगे। तो जो लोग भी बिहार की राजनीति को देखते समझते हैं, उनको ये मालूम है कि नीतीश कुमार जी अब नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, चाहे बिहार में परिणाम कुछ भी हो। अगर कहीं एनडीए को सफलता मिल गई तो भी मुख्यमंत्री भाजपा वाले उसको बनाएंगे जिसको अमित शाह और मोदी जी बनाएंगे। बिहार के विधायक उसका चुनाव नहीं करेंगे। और अगर एनडीए को सफलता नहीं मिली तो भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो एक बात तो आप हमसे लिख कर ले लीजिए कि नवंबर में बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।